नमस्ते दोस्तों। मेरे इस नए लुक को देखकर ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यह लुक भी एक लॉकडाउन का साइड इफ़ेक्ट है। सुबह 2 घंटे सड़कों पर भटकने के बाद भी जब मुझे कोई सैलून खुला ना मिला तो मुझे मेरे बालों के साथ यही करना मुनासिब लगा। मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये बता दूं ताकि हम आज जो असली मुद्दा है उस पर आ सके। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो अभी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा। तो ये जो प्रवासी मजदूर हैं, एक तो इस देश में किसी को भी प्रवासी बताना कहीं ना कहीं उसका अपमान है। फिर भी इसी नाम से जब पूरा मीडिया और पूरा वो लिबरल वर्ग भी संबोधित कर रहा है तो मैं भी प्रवासी मजदूर ही कहूँगा। तो ये प्रवासी मजदूर जो है, इनका एक बड़ा हिस्सा 3 राज्यों से आता है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और मेरा इन तीनों राज्यों से ही एक बहुत ही निकट का संबंध रहा है। जो बिहार है वो मेरी मातृभूमि है और उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि रही है, और इसी तरह झारखंड जो है वो बिहार से ही अलग हुआ राज्य है। तो मेरा इन तीनों राज्यों से एक संबंध रहा है और मैंने वहाँ पर यह देखा है कि ये प्रवासी मजदूरों की समस्या जो है ये क्यों खड़ी होती है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये मैं एक बेहतर महसूस किया है वहाँ रहकर। मैंने बिहार में जो 15 सालों में 1990 से 2005 में जो एक अव्यवस्था का दौर रहा, यूपी और बिहार में ऐसी पार्टियों की सरकार रही जिनका पूरा फोकस सिर्फ एक जाति पर था। जिस जाति से उनके नेता आते थे वह सिर्फ उन्हीं जातियों का प्रभुत्व चाहते थे अपने पूरे राज्य में। और ये दौर बिहार में 1990 से 2005 तक चला और उत्तर प्रदेश में भी 1990 से 2017 तक। इस दौर में बिहार ने भूरा बाल उखाड़ो जैसी शर्मनाक राजनीति देखी जो लालू प्रसाद यादव नाम के कुपात्र व्यक्ति ने की थी। और वही यूपी में भी हमने ऐसे कई नारे देखे, जैसे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आप समझ सकते हैं कि जो हिंदुओं की जो एक वर्ण व्यवस्था है उसमें 3 वर्णों को किस तरह से एक नारे के माध्यम से गाली दी गई थी। तिलक अर्थात ब्राह्मण, तराजू अर्थात वैश्य और तलवार अर्थात क्षत्रिय। तो ये तीनों वर्णों को किस तरह से एक गाली देकर एक राजनीति जो शुरू की गई थी, और ये राजनीति कोई छोटे लेवल पे नहीं हुई थी। ये राजनीति जिन्होंने वहां शुरुआत की वो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और कई बार बनी, कई बार भाजपा के सहयोग से भी बनी। तो यहाँ पे मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं सिर्फ उन राज्यों के हालात पर बात करूंगा। किस तरीके से 2012 से 17 में जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो एक जाति किस तरीके से पूरे प्रदेश पर हावी थी। उस जाति के व्यक्ति अगर रेप भी कर देते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि थाने में एफआईआर हो। जो उनके मंत्री आजम खान जैसे थे वो थाने में रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों को कॉल करते थे। ये एक दौर था और ऐसे में जो बाकी जातियां हैं उनमें एक ऐसा भय था कि वो किसी भी हालात में राज्य से पलायन करने को तैयार हो चुके थे। और ऐसे में वो एक पलायन का दौर शुरू हुआ बिहार में 1990 से 2005 के बीच और यूपी में 2017 तक ये जारी रहा। इसके बाद बिहार में आता है 2005 से 20 तक नीतीश कुमार की राजनीति का दौर। अब नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जो दम भरते हैं सुशासन का, उन्होंने किस तरीके से 15 सालों में बिहार का बेड़ा गर्क किया वो भी एक केस स्टडी है। आज के समय में भी अगर सुशील कुमार मोदी से आप एक सवाल पूछ दो तो वो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि सवाल हमसे मत पूछो, 1990 से 2005 तक जिसने बर्बाद किया उससे पूछो। जिन्होंने बर्बाद किया उनको सजा मिल गई, अब जो बचे हैं उनका काम इसे ठीक करना है ना। अगर आज के हालात की बात करें तो बिहार में सड़क और बिजली को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और इसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी है, जेडीयू और भाजपा है। लालू प्रसाद यादव ने जो किया अपने जीवन में, जो बिहारियों के नाम पर वो एक अभिशाप था, उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। वो जब मरेगा जेल में तो शायद उसके बदन पे कीड़े भी लगेंगे। वो जिस हालात में मरेगा, जितनी हाई उसे बिहारियों की लगेगी, वो उसी हालातों में मरेगा। तो लालू प्रसाद यादव को हम पीछे छोड़ देते हैं।
आज के नेताओं की बात करते हैं, आज की सरकार की बात करते हैं। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो 27 सालों में एक पलायन का दौर शुरू हुआ और जो बदस्तूर जारी रहा, उसको ठीक करना इतने बड़े राज्य में 2-3 सालों का काम नहीं है, यह मानने वाली बात है। हम योगी आदित्यनाथ सरकार से भी सवाल कर सकते हैं, जब वो सरकार 5 साल सत्ता में रहे, 5 साल बाद जब वो अपना हिसाब लेकर आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे कि आपने यूपी में ये जो मजदूरों का मुद्दा है इसको सुधारने के लिए क्या काम किए। आज के समय में जो ये प्रवासी मजदूरों की जो पलायन की खबरें हर तरफ से आ रही हैं और ये कई सारे राज्यों में इसको लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चली, मेरी नज़र में ये सबसे गलत डिसीजन था केंद्र सरकार का जो उन्होंने लिया कि ऐसे समय में जब कोरोना अपने पीक पर जाने की तरफ था, ऐसे समय में आपने उसको एक भयावह तरीके से फैलने का रास्ता खोल दिया। कई राज्य जो हैं वो इन प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस लाने के लिए बसें और ट्रेनों का इंतजाम भी कर रहे हैं। जो यूपी की योगी सरकार है वो अब तक 1000 ट्रेनों को रिसीव कर चुकी है। जो श्रमिक आए थे दूसरे राज्यों से, वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, तो अब ये जो मजदूर इन 3 राज्यों में पहुंच रहे हैं, इससे अगले कुछ सालों में इन तीनों राज्यों में एक जो बेरोजगारी की समस्या है वो अपने चरम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि ये मजदूरों की संख्या कुछ हजारों में नहीं है, ये लाखों की संख्या में इस राज्य में आ रहे हैं जहां पहले से रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। तो अभी राज्य में आने के बाद 14 दिनों तक तो उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इनके रोजगार की व्यवस्था भी जो इनकी राज्य सरकारें हैं उन्हीं को करनी पड़ेंगी, और वो इसके लिए क्या कदम उठा रही हैं इस पर भी बात करना जरूरी है। जो खबर मुझ तक पहुंची है उसके अनुसार अब तक तकरीबन 6 लाख लोग यूपी में वापस आ चुके हैं। जो 6 लाख प्रवासी मजदूर थे वो वापस आ चुके हैं, वो क्वारंटाइन में हैं, और जब वह 14 दिनों के बाद क्वारंटीन से बाहर निकलेंगे तो फिर वो अपने घरों को जाएंगे और फिर कुछ समय बाद वो नए रोजगार की तलाश में निकलेंगे। तो देखना ये है कि वो उस समय वापस उन्हीं राज्यों में जाएंगे या उनको यूपी में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की तैयारी होगी। जो अभी तक हमने खबरों में पढ़ा उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, जिसके अंदर वो 100 से ज़्यादा कंपनियों को यूपी में फैक्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित कर रही है, और इसके लिए उन्होंने कुछ लेबर रिफॉर्म भी किए हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने एक जन सुनवाई पोर्टल भी लोगों के लिए खोला है, जहां दूसरे राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी के निवासी हैं वो आवेदन कर सकते हैं कि वो अपने राज्य लौटना चाहते हैं। ये एक अच्छी कोशिश है, जब रास्ता खुल ही गया है, प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चला ही दी है, तो बेहतर है जितनी जल्दी ये कार्य संपन्न कर लिया जाए। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ जो एक सरकारी दावे हैं उनसे इतर एक जो अव्यवस्था का दौर है वो अपने चरम पर है। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को लेकर इस तरह से अव्यवस्था फैल गई है कि पूरे राज्य में कई वुहान जैसे शहर बनने की नौबत आ गई है। मेरी सुबह ही मेरी माँ से बात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरह एक छोटे से टाउन में जहाँ मेरा घर है बिहार में, वहाँ पर किस तरीके से बाहर से मजदूरों को लाकर भरा जा रहा है और उस पूरे एरिया को एक क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है, और वहाँ बसों से भर भर के मजदूरों को लाकर एक जगह भरा जा रहा है और वो वहाँ से भागकर अपने घर चले जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं बिहार सरकार के दावे हैं कि वो हर प्रवासी मजदूर को क्वारंटीन सेंटर में रखे हुए हैं, और इसके बाद जब वो अपना क्वारंटीन का जो पीरियड है वो पूरा कर लेंगे तो उनको 500 रुपये की सहायता दी जाएगी, और जो ट्रेन के टिकट की जो राशि थी वो भी उनको वापस दी जाएगी। समस्या इससे कहीं बड़ी है, और जो नीतीश कुमार ऐसे समय में जिस तरह से गायब हैं पूरे बिहार से, किसी को पता नहीं नीतीश कुमार कहाँ हैं। ये एक चिंता का विषय है एक राज्य के लिए, एक इतने बड़े राज्य के लिए, कि उसका मुख्यमंत्री गुमशुदा है। जो बिहार में टेस्टिंग की समस्या है वो भी सबसे बुरे दौर में है, और वहाँ पर अभी दिन भर में 1800 सैंपलिंग मुश्किल से हो पा रही है,
राज्य सरकार सिर्फ कह रही है कि इसे बढ़ाकर हम 10,000 20,000 कर लेंगे, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। बिहार के कई लोकल लोगों से जो मेरी बात हुई, कुछ लोकल पत्रकार भी थे, उन्होंने बताया कि जो भी मजदूर आ रहे हैं वो जिस तरीके से उनको लाने का जो एक तरीका है, जिस तरीके से वो एक दूसरे के संपर्क में रह के आ रहे हैं, उसमें ऐसी भी संभावना है कि वो तमाम मजदूर जो अभी 2 लाख के अराउंड जिनकी संख्या है, उसका 70% से ज़्यादा हिस्सा कोरोना संक्रमित हो चुका हो। अब आप सोच लीजिए कि अगर एक राज्य में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो जाए तो क्या हालत होगी उस राज्य की। उसका जो डबल होने का रेट होगा वो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। तो बिहार और यूपी इन दोनों राज्यों की हमने बात की। तीसरा झारखंड राज्य आता है, और झारखंड पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ के लोगों ने सरकार ही ऐसी चुनी है कि जिसको कभी मतलब नहीं रहा उस राज्य से। उन्होंने सिर्फ एक मुख्यमंत्री के विरोध में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो कहीं एक मुखिया बनने के भी लायक नहीं है। और ये मैं उसकी जाति देखकर नहीं बोल रहा हूँ, उसकी योग्यता पर बोल रहा हूँ। तो मैं झारखंड पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं मूल मुद्दे पर ही रहूँगा जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है कि ऐसी नौबत क्यों आई। अब ये तो एक तरह से निश्चित ही था कि अगर लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं उनके जो मालिक हैं वो कब तक सैलरी दे पाएंगे। उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी कोई खास प्रबंध नहीं किया था, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो इसमें बोलकर लॉकडाउन नहीं किया जाता है। मैंने देखा है कि चाहे वो कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो लोगों को राशन पहुंचा रही है। मैं चाहे किसी राज्य सरकार का विरोधी रहा हूं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उनकी पूरी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक पहुंचे और उनको राशन उपलब्ध कराए। अब मैं वो कांग्रेसी की तरह नहीं बोलूँगा कि 135 करोड़ लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दो, 135 करोड़ में काम हो जाएगा, क्योंकि मैं उस हद तक मूर्ख नहीं हूँ जितना कांग्रेसी होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या थी वो भूखमरी की समस्या हो सकती थी इस लॉकडाउन में, और इस पर हर सरकार ने काम किया कि ऐसी समस्या ना आए। इसके बावजूद भी ये जो एक पलायन का दौर शुरू हुआ वापस से, ये जो एक रिवर्स माइग्रेशन का दौर शुरू हुआ, इसमें कहीं ना कहीं वो जो एक हमारी कामपंथी मीडिया है उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। आप देखेंगे, अगर आपने पिछले 2 महीने में इन कामपंथी मीडिया जैसे एनडीटीवी, बीबीसी हैं, इनके अगर आपने न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ चैनल ओपन किए हो तो इस पर आपको मिलेगा कि जब तक लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था तब तक ये हर दिन एक ही मुद्दा उठा रहे थे। कहीं 3-4 मजदूर पैदल चलते नजर आते थे तो ये उनकी फोटो पूरा दिन टीवी पर चलाकर बाकी मजदूरों में एक पैनिक फैलाते थे कि घर भाग जाओ, यहाँ कुछ शुरू होने वाला नहीं है। और इसके बाद से बाकी मजदूरों में वो पैनिक की सिचुएशन आई, और जब इसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनने लगा तो केंद्र सरकार को मजबूरी में ये ट्रेन चलाने का फैसला लेना पड़ा, जो एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था, बट उन्होंने लिया और अब उसको बदला नहीं जा सकता, तो हम उसके साथ ही चल सकते हैं। और हमारे भारत के लोकतंत्र की एक ये खूबसूरती है कि कभी भी आपदा के समय हम हमेशा हमारी सरकार के साथ खड़े रहते हैं, सरकार कोई भी रही। तो यहाँ वीडियो के दूसरे भाग में इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है कि ये प्रवासी मजदूरों की समस्या को किसने राजनीतिकरण किया और किसने इसको ऐसे पैनिक मोड में पहुंचा दिया कि जहां हर मजदूर जिसको नहीं भी जाना था वो भी सड़कों पर भागने लगा, वो भी ट्रेन की पटरियों पर दौड़ने लगा। जो ये 1000 ट्रेनें यूपी में आई हैं, इसमें अगर एक ट्रेन में 500 लोग भी रहे हो तो भी 5 लाख के आसपास श्रमिकों को ट्रेन से सरकार अपने राज्य लेकर आई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। तो ऐसे समय में जहां की मीडिया को और रिस्पॉन्सिबल होना था, लेकिन हम ये जो कामपंथी मीडिया है इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो कारगिल युद्ध के समय भी भारतीय सेनाओं की पोजीशन तक की जानकारी ISI तक पहुंचा रहे थे अपने न्यूज़ चैनलों पर लाइव रिपोर्टिंग करके। तो इनसे ऐसे समय में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। पर एक जो लिमिट होती है ना, कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि हर चीज़ की एक अति होती है, तो कई जगहों पर इन्होंने उस अति को भी क्रॉस कर दिया।
अभी एक किस्सा आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि एक ज्योति नाम की लड़की थी दरभंगा की, मेरे पड़ोस में ही आता है। वो अपने पिता को लेकर और साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा पहुंच गई, वो भी 7 दिन में। तो आप खुद मानिए कि इस तरह की खबरें जब टीवी पर आती हैं, और ये सबसे पहले बीबीसी और एनडीटीवी जैसे चैनलों ने ही चलाया, और इससे एक जो बाकी मजदूर जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी ये एक भाव जाता है कि अगर देश में ऐसा दौर है कि साइकिल से कोई 1200 किलोमीटर 7 दिनों में पहुंच जा रहा है भागकर, मतलब देश में कुछ बहुत ही खतरनाक दौर है, और ये लॉकडाउन जो है ये मान लो कभी खुलने वाला नहीं है। इस हद तक एक डर बिठा दिया जाता है लोगों के मन में। आप खुद सोचिए ना कि गुरुग्राम से दरभंगा 1200 किलोमीटर की यात्रा है तकरीबन, और वो 7 दिनों में साइकिल पर एक 13 साल की लड़की के पिता को बिठाकर एक बैग भी जिसका वजन अगर हम ले ले 10 से 15 किलो भी, तो वो लेकर पहुंच जाती है। इसी तरीके से खबर को चलाया जाता है। अब रास्ते में उन्होंने लिफ्ट मांगी हो या क्या, ये नहीं बताया जाता कि उनको कितनी देर तक लिफ्ट दी, किसी ट्रक ने लिफ्ट दी हो, ये जानकारियां बाहर नहीं दी जाती है। बाहर सिर्फ वो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि आप ये दौड़ देख लीजिए, कितना खतरनाक दौड़ आ गया है कि जो एक लड़की है 13 साल की, उसको साइकिल से 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है, वो भी अपने 75 किलो के पिता को साइकिल पर बिठाकर। अगर एक दिन में भी हम माने तो एक दिन में 175 किलोमीटर साइकिल चलाना, अगर हम जो फ्रांस में जो प्रतियोगिता होती है साइकिलिंग की, उसमें भी 1000 किलोमीटर के लिए 21 दिनों का समय दिया जाता है, और वो जो साइकिलिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, तब जाकर वो 21 दिनों में वो यात्रा पूरी करते हैं। और यहाँ 1200 किलोमीटर की यात्रा 13 साल की एक लड़की 75 किलो के अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर एक 10 किलो का बैग लेकर पूरी कर लेती है। तो ऐसी खबरों पर एक लिमिट रखने की जरूरत है या नहीं, कि हम किस हद तक प्रोपेगेंडा को ग्रास्प कर सकते हैं, हम किस हद तक प्रोपेगेंडा को एक बार में झेल सकते हैं, यह तय होना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको एक नियम बनाना चाहिए कि ये जो कामपंथी पत्रकार हैं ये किस लेवल तक झूठ बोल सकते हैं अपने न्यूज में। एक और ऐसी ही खबर आई कि ट्रेन की पटरियों पर कुछ मजदूर सो रहे थे और उनको एक मालगाड़ी कुचलकर चली गई। इसको लेकर एक ऐसा भावुक माहौल बनाया गया देश में कि हा, मजदूर थे, मारे गए, गरीब थे। मैं ये कहूँगा कि मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन जो ट्रेन की पटरियों पर सोएगा वो चूतिया है। हम ऐसे लोगों से कैसे सहानुभूति रख सकते हैं? हम मान ले कि चलो मालगाड़ी वाले ने नहीं देखा। मालगाड़ी में मैं बता दूं आपको 2 तरह के ब्रेक होते हैं। एक जो नॉर्मल ब्रेक होता है, उसको अगर दबाया जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास जाकर मालगाड़ी रुकती है, और दूसरा इमरजेंसी ब्रेक, अगर उसको भी हम दबाए तो 400 मीटर की दूरी तक जाकर मालगाड़ी रुकती है। अब आपको पता होगा कि मालगाड़ी जो होती है वो फुल्ली लोडेड होती है, और ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर उसके पलटने का भी डर रहता है। तो ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक ड्राइवर लगाएगा नहीं, और वो भी रात का समय हो तब तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो कामपंथी पत्रकार हैं ये उन्हीं को विलन बना रहे थे जो सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई ये पूछ रहा है कि जब पटरियों के दोनों साइड बहुत ज्यादा जगह थी, प्लेटफॉर्म खाली थे सोने के लिए, तो बीच पटरियों पर सोने का क्या लॉजिक है? तो उनको ये कहकर डराया जा रहा है कि तुम मजदूर विरोधी हो, तुम गरीब विरोधी हो। मैं मानता हूं कि मजदूर गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चूतिया नहीं हो सकता। चूतिया इस पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जाति है जो गरीब और अमीर दोनों में समान रूप से पाई जाती है। और मेरी नजर में जो भी ट्रेन की पटरियों पर सोएगा, वो भी रात के समय, वो चूतिया ही होगा। जब मुझे ये पता है कि पूरे देश में कार्गो चालू है और वो पटरियों से ही होकर जाएंगे, तो मैं चाहे गरीब हूं या अमीर, मैं उन पटरियों पर जाकर नहीं सोऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा एक फैला, और आपने देखा होगा कि सारे मजदूर कट गए, लेकिन रोटियां एकदम फ्रेश थी। जो रोटियां पटरियों पर बिखरी हुई थी वो एकदम फ्रेश थी, ऐसा लगा था कि ताजी ताजी किसी ने लाकर वहां रखी हो। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा पर जो
एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति है उसको सवाल उठाते रहना चाहिए। ये वामपंथी भले ही आपको मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी कहे, लेकिन इससे आप ये मत मानने लग जाइए कि गरीब जो है वो ट्रेन की पटरियों पर सो सकता है, बीच सड़क पर सो सकता है। नहीं, अगर ऐसा होने लगेगा तो इस देश में हर जो हादसे हैं सबकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। तो ये जो राजनीति फैली ना, तो इस पर जिस तरह से राजनीति हुई, और अभी आपने देखा होगा कि ताजा ताजा उदाहरण एक राजनीति का इन मजदूरों के ऊपर प्रियंका गांधी ने किया। तो जब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में गरीब और मजदूरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे पिताजी का पुराना जूता याद आ जाता है। क्योंकि जब मेरे पिताजी मेरी उम्र में थे तब इनकी दादी भी यही बात कर रही थी, इन्हीं गरीबों की बात कर रही थी, और वो गरीब आज भी गरीब ही हैं। तो जब ये नकली गांधी परिवार इस तरह से गरीब और मजदूरों की बात करता है तो एक हंसी आती है और एक गुस्सा भी आता है। और ये उन्हीं पिता की बेटी है जो पिताजी दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो गरीब को 15 पैसा मिलता था। ठीक उसी तरह ये राजस्थान से 1000 बसें मिलती हैं और यूपी बॉर्डर आते आते वो बसें मोटरसाइकिल बन जाती हैं। तो ऐसे लोग जब इन प्रवासी मजदूरों पर राजनीति करने पर उतर आते हैं और जो देश में एक भोली भाली जनता है उनको बरगलाने का काम करते हैं, तब जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर ऐसे लोगों का विरोध करना और सामने आकर अपनी बात रखना। और इसीलिए मैं 2 हफ्तों से मैं दुखी था प्रवासी मजदूरों की हालत से, और क्योंकि वो मेरे राज्य से हैं, उनके बारे में जब ऐसी खबरें सुनता था तो मैं भी दुखी होता था। लेकिन जब इस पर इस तरह की राजनीति होने लगी, जब इस पर ऐसे होने लगा कि इसके लिए सिर्फ एक सरकार दोषी है, ये आज का दोष नहीं है। ये संभव नहीं था कि जब 23 मार्च को इस देश में हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी एक रोड मैप नहीं था, तब हम पहले ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। उस समय लॉकडाउन जरूरी था, हमने वो किया। आज के समय में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना भी जरूरी था, तो हम वो कर रहे हैं। सरकार कुछ गलतियां भी कर रही हैं, जैसे ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का मामला हो या अचानक से लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल देना हो कुछ क्षेत्रों में, और इससे इसके जो है प्रतिकूल असर भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। अभी आ भी रहा है कि 7000 से ज़्यादा केसेज एक दिन में आ रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। पर लॉकडाउन कब तक रखेंगे? अब कहीं ना कहीं हम भारतीयों को भी हमारी जिम्मेदारी दिखानी होगी। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लॉकडाउन का एक नियम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक नियम बनाकर चलना होगा। अभी जब ये फैक्ट्रियां खुलेंगी तो जिन फैक्ट्रियों ने इन मजदूरों को बाहर निकाला काम से, वही इनको वापस काम के लिए भी बुलाएंगी। तो ये घर जाकर ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई काम मिल जाएगा तुरंत, वापस इनको कुछ समय बाद वापस इन्हीं शहरों में आना पड़ेगा। क्योंकि जो बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ पे राजनीति ही अब भी जो है, जो खुद को युवा नेता कहते हैं, भले ही 9वीं और 11वीं फेल हो, वो भी MY समीकरण बनाने की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण। इसके बूते भी वो 2020 के समय में चुनाव जीतने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता की सोच को वो किस लेवल का समझते हैं, किस नीच लेवल का समझते हैं। ऐसी जाति की राजनीति जिन राज्यों में होती है वहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ पर अचानक से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो। उसमें समय लगता है, और वो समय भी जहाँ पे कुछ सरकारें प्रयास कर भी रही है तो ये वामपंथी जो हैं ये उनको इसके लिए भी समय नहीं देना चाहते। यूपी सरकार ने एक अध्यादेश लाया यूपी में लेबर रिफॉर्म को लेकर, जिसमें कि जो एक मिनिमम वेज कंडीशन थी उसको हटा दिया गया। तो आपको ये समझना होगा कि जब 7 लाख बेरोजगार एक दिन में किसी राज्य में बढ़ जाएंगे और जो आगे जाकर 10 लाख को भी पार करने वाले हैं, और उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी एक सरकार पर आएगी, तो सरकार जो है वो सरकारी नौकरियां तो 10 लाख क्रिएट नहीं कर सकती ना। ऐसे में जो यूपी की एक प्रोग्रेसिव सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने एक अध्यादेश लाया जिसके माध्यम से उन्होंने जो पुराने रूल थे उनको उन्होंने निकाल दिया, और खत्म भी नहीं किया, 3 सालों के लिए सस्पेंड किया है, जब तक कि हालात सामान्य न हो जाए। एक बार जब हालात सामान्य हो जाएंगे, कंपनियां लग जाएंगी, फिर उन लेबर लॉ को वापस से पहले के रूप में लाया जा सकता है।
पर आज के समय में आप देखिए जिस तरह से अमेरिका हो या यूरोप हो या जापान हो, वो जिस तरीके से चीन से अपनी फैक्ट्रियां वापस बुला रही हैं। अब ये संभव नहीं है उन कंपनियों के लिए कि वो अपनी फैक्ट्रियां वापस अमेरिका या यूरोप जैसे देश में 100% जाकर लगा ले, क्योंकि वहाँ पर उनको जितना महंगा मैन पावर मिलेगा, जितने में एक अमेरिकन मजदूर की सैलरी आएगी, उतने में 100 से ज़्यादा भारतीय मजदूर की सैलरी आ जाएगी उन कंपनियों के लिए। तो वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे कंपेयर टू अगर अपने देश की बात करें, क्योंकि वहाँ के जो लेबर लॉ है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ की जो न्यूनतम सैलरी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में, भारत या चीन जैसे देशों की तुलना में। तो ऐसे में उन कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए हमें हमारे लेबर लॉ को कुछ समय के लिए कम से कम सस्पेंड तो करना ही था। हाँ, इसमें बंधुआ मजदूरी जैसे कानूनों को बनाए रखने की जरूरत थी, क्योंकि बंधुआ मजदूरी एक अभिशाप था इस देश के लिए और उससे देश ने बहुत मुश्किल से निजात पाई थी। लेकिन अभी आप देखिए कि जब योगी सरकार ये लॉ लेकर आई तो ये कामपंथी इसके भी अगेंस्ट हो गए कि मिनिमम सैलरी कैसे खत्म कर सकते हैं। जहां जिनको कोई सैलरी नहीं मिल रही वहां उनको सैलरी भी दे और मिनिमम सैलरी की कंडीशन भी फुलफिल करे। ऐसा आज के समय में किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं हो रहा है। आप आईटी सेक्टर की भी बात कर लें तो यहाँ भी पे कट हो रहे हैं, बड़े लेवल पर हो रहे हैं, सारे हाइक्स रोक दिए गए हैं कई कंपनियों में। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर अभी कोई ये मिनिमम सैलरी वाली कंडीशन काम कर रही हो, और अगले कुछ साल हमें इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी प्रवासी मजदूरों के साथ एक जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है, मैं सहानुभूति भी उनसे रखता हूँ। मैं उन प्रवासी मजदूरों से सहानुभूति नहीं रखता जो रेलवे ट्रैक पर सोते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं, वो मूर्ख हैं और उनको आगे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मैं उनके साथ सहानुभूति रख के आगे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहता। ये जो कामपंथी न्यूज़ चैनल है, जो एनडीटीवी या बीबीसी जैसे, इनके खिलाफ भी रहूँगा। ये प्रियंका गांधी जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाली जो नेता हैं, इनके खिलाफ हमेशा रहूँगा। अगर ये प्रवासी मजदूरों को अपनी राजनीति का माध्यम बनाएंगे तो ये प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माध्यम बनने से बचे। और अगर सरकार आपको ढूंढेगी, अगर सरकार आप तक पहुंचना भी चाहेगी तो वो आपके घर पर आसानी से पहुंच सकती है, कंपेयर टू किसी रेलवे ट्रैक पर आपको ढूंढना पड़े या किसी सड़क पे आपको ढूंढना पड़े। वो आपके घर पर आपको जल्दी ढूंढ सकती है। तो अगर सरकार आपको मदद भी पहुंचाना चाहे तो वो आपके घर पर ही पहुंचाएगी, वो सड़कों पर या रेलवे ट्रैक पर आकर नहीं पहुंचाएंगी। इसलिए कुछ समय की बात है, जो भी प्रवासी मजदूर अभी फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो या तो ट्रेनों के थ्रू अपने राज्य वापस आए या वही रुके रहे। सरकार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों कर रही हैं। कुछ समय के बाद ये समय भी बदलेगा। कुछ भी संसार में नियत नहीं है, तो हर चीज़ जो है वो परिवर्तनशील है। तो आप उस अच्छे समय का वेट करें, अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। आज की तुलना में कम से कम अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके। वो नीचे बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। अपने आसपास जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अगर आप 2 वक्त का खाना उपलब्ध करा सकते हैं तो वो ज़रूर कराएं, अगर आप में ये क्षमता है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।